हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज। तो तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो है देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। कई राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना संक्रमण जो है तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा से जो है राहत भरी खबर ये है कि यहां पे कई जो है जिले ऐसे भी हैं जहां पर कोरोना अभी तक दस्तक भी नहीं दे पाया, लेकिन कई जगह ऐसी भी है जहां पर पूरी तरह से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और तो इन सभी पर जानकारी के लिए और तमाम उसके लिए हमारे साथ हमारे जो है आज के गेस्ट जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पंकज वत्स हैं, पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा के हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे हरियाणा न्यूज में। आपके पहला सवाल डॉक्टर साहब यही है कि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, देखा ये भी गया है कि अभी पूरे देश की बात करें तो पिछले 24 घंटों में भी 1500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? चिंता का एक विषय जो है देश के लिए सामने आ रहा है उभर कर। देखिए, इसमें कुछ स्टेट्स हैं जहां पर काफ़ी सारे केसेस हैं। स्टेट भी बहुत लंबी चौड़ी है। महाराष्ट्र है, आपका दिल्ली है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। तो इस तरह से वहां पर ज़्यादा केसेस वहां पर आ रहे हैं। टोटल अगर कल के 24 घंटे की अगर टोटल रिपोर्ट्स देखें तो लगभग 1850 जो है वो केसेस जो है वो पॉजिटिव आए हैं, यानी एक्टिव हैं। लेकिन साथ में ये भी देखने वाली बात है कि 450 के करीब जो केसेस हैं वो ठीक भी हुए हैं, ठीक होकर वापस भी चले गए हैं। और ये ठीक है कि अभी भी 44 मौतें जो हैं वो कल 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन हरियाणा की जब स्थिति देखते हैं तो हरियाणा में ये आंकड़ा जो है वो अभी 287 तक ही पहुंचा है। यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं, कभी 5, कभी 7, कभी 12, जैसे कल 12 बढ़े हैं। इससे आंकड़े आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और उसमें पॉजिटिव बात यह है कि वो एक स्थान से नहीं आ रहे हैं। वो जो आंकड़े 2, 3, 1, 2, 4, 5 बढ़ रहे हैं तो अलग अलग स्कैटर्ड जगह से हैं, यानी जो पहले वाले प्लेसेस हैं उन्हीं जगह से कुछ केसेस आ रहे हैं। अधिकतर डिस्ट्रिक्ट जैसे हिसार, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, भिवानी, यमुनानगर, चरखी दादरी, फतेहाबाद, सिरसा, करनाल, ये कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर काफी दिनों से स्टेबिलिटी है, कोई पॉजिटिव केस नहीं है। अभी रोहतक से एक केस पॉजिटिव आया काफी दिनों के बाद। परसों 2 केसेस आए और उसका 1 केस आया। हो सकता है वो उसी फैमिली या उसी परिवार से कोरिलेट हो रहे हों जो पहले वाले कॉन्टेक्ट में आए हों, तो इसलिए स्प्रेड के ज्यादा चांसेस नहीं है। पानीपत में जरूर जो है मैंने पहले भी चिंता व्यक्त की थी कि सोनीपत और पानीपत, ये 2 जगह क्योंकि दिल्ली बॉर्डर के साथ लगती हुई है, मूवमेंट यहाँ से पॉसिबल है, संभव है। तो यहाँ पे जरूर संख्या जो बढ़ी है, पानीपत में जो है ये संख्या जो है 18 तक आ गई है और सोनीपत में भी ये 19 तक आ गई है। यानी कल जो केस बढ़े हैं उसमें से 6 सोनीपत में, 1 अंबाला में और 1 जो आपका पानीपत में जो केस बढ़ा है। तो पूरे देखा जाए तो भी इम्पोर्टेंट बात यह कि पिछले 24 घंटे में हमें गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और नूह में ज्यादा केसेस नहीं मिल रहे हैं। और जो ज्यादा चिंता का विषय था वो हमारा था मेवात जिला। मेवात में और उसके बाद जो हथीन पलवल ब्लॉक में है, पर मुझे लगता है कि वहां स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी है, इसलिए हरियाणा में कुछ रिलैक्सेशन दी जा सकती है। चिंता सिर्फ एक बात की है कि जो दिल्ली के साथ जो जुड़ा हुआ है हरियाणा, फरीदाबाद से आप देखिएगा, फिर उसके बाद आपका गुड़गांव, और इनके कारण आपका पलवल और मेवात जुड़ जाता है, झज्जर और रोहतक, सोनीपत और पानीपत। ये दिल्ली के चारों तरफ होने के कारण झज्जर का बाजूगढ़ एरिया इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि दिल्ली जो है वो महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे आ रही है केसेस के मामले में और डेथ्स के मामले में। डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी दिल्ली का जिक्र किया, वो एक चिंता का विषय है, उसको लॉकडाउन करना जरूरी है।
जी जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी दिल्ली का जिक्र किया, तो ये भी देखा जा रहा है कि अभी जो हरियाणा में हाल ही में मामले सामने आए हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का मामला हो या फिर काम कर रहे ड्राइवरों का मामला हो, तो दिल्ली से ऐसे काफी केसेस आ रहे हैं प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली कनेक्शन भी जो है हरियाणा से कोरोना का जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिएगा जुड़ता हुआ बिल्कुल सीधे सीधे जुड़ रहा है। पहले तो ये बहुत सारी जगह पे जो जमात के लोग थे उनके कारण ये आया। कई जिलों में जो है जमात के लोग पाए गए, खासतौर पे आपके फरीदाबाद, पलवल, मेवात, नूह में जो आउटबर्स्ट हुआ था वो उन्हीं के कारण था। बाकी जगहों पर भी कुछ केसेस जो है वो जमात के केसेस है। उसके बाद जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं जो दिल्ली में काम करते हैं। आप देखिएगा इवन सिरसा से भी लोग दिल्ली में डेली पैसेंजर होकर कई बार नौकरी के लिए या कई बार बिजनेस के लिए डेली पैसेंजर करते हैं। सिरसा से भी, आपके पंचकुला से भी, मतलब कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां से एक ही दिन में व्यक्ति में का आना और जाना दिल्ली से संभव नहीं है। वही मैंने इसलिए चिंता का विषय बताया था कि दिल्ली के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। आप दिल्ली में देखिएगा, आप 2625 केसेस हो गए हैं और वहां पे मौतों का आंकड़ा भी 54 का है। तो इसलिए हमारी चिंता का विषय है कि अगर हम लॉकडाउन खोलते हैं या कुछ रिलैक्सेशन देते हैं और दिल्ली से अगर लोगों का आना जाना होगा तो वो हमारे लिए थोड़ी चिंता पैदा कर सकता है। इसलिए कोई इस तरह के प्लान जो है सरकार को बनानी चाहिए कि लोग वहां से किस तरीके से, अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो उसके बाद किस तरीके से व्यवस्था करें कि दिल्ली से आसपास के इलाकों से ये संक्रमण हमारे प्रांत में ना पहुंचे। डॉक्टर साहब, अभी व्यवस्था करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, अभी जो कल ही है सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जो प्रदेश में कोरोना मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा वो 68% तक जा रहा है, यानी कि जो है देश में हरियाणा दूसरा ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर कोरोना के जो मामले तेजी से सही होते दिख रहे हैं। तो इसको और इंप्रूवमेंट इसमें कैसे की जा सकती है ताकि जो है कोरोना के मामलों में और तेजी से गिरावट प्रदेश में आ सके? देखिए, ये जो केसेस हैं हमारे यहाँ पे, वो आप देखिएगा शुरू में 3 डेथ्स हुई थी। अब 287 केसेस जो हैं तो उसको हम अगर करें कि भाई ये 287 केसेस पॉजिटिव हुए, उसके बाद जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको हम आइसोलेट करते हैं, अगर ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उनको एडमिट करते हैं। अगर उस आंकड़े को देखें तो आज इन 12 लोगों को मिलाकर भी 93 लोग हैं जो एक्टिव हैं, यानी 93 लोग आइसोलेशन सेंटर में हैं जिन पे वॉच रखी जा रही है या इलाज किया जा रहा है, जबकि 191 लोग ठीक होकर जा चुके हैं। अभी जो 91 लोग भी हैं, जरूरी नहीं कि इनका इलाज किया जा रहा हो, ये सिंपल आइसोलेशन पोर्शन भी रह सकते हैं, क्योंकि जो एक बार अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो उसको हम क्वारंटाइन करते हैं और 14 दिन तक उसको करने के बाद फिर उसके टेस्ट किए जाते हैं। 2 टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद हम ये मानते हैं कि ये ठीक हो गया, एक्टिव केस नहीं है। इसलिए जो 93 केसेस हैं वो भी इस कैटेगरी में हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव जरूर हैं, लेकिन कुछ चिंता का विषय उनके बारे में है, ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है। नंबर ऑफ एडमिटेड केसेस जहाँ पर हैं उनमें भी कोई सीरियस पेशेंट्स की खबर मेरे पास नहीं है। इसलिए हरियाणा की स्थिति और चिकित्सा भी जो मिल रही है, उपलब्ध भी हो रही है, वो भी उसका भी स्तर हरियाणा में अच्छा है, इसलिए वो चिंता की विषय नहीं है। ये आप देखेंगे तो 12 और 5, 17 और 6 ये जो 93 केसेस हैं, ये वो केसेस हैं जो पिछले 1 हफ्ते के अंदर आए हैं। डॉक्टर साहब, 1 हफ्ते से पहले के केसेस हैं वो सारे के सारे ठीक होकर अपने घर तक जा चुके हैं। डॉक्टर साहब, दिल्ली में भी प्लाज्मा थेरेपी का भी एक हुआ है, सफल हो गया है वो प्रशिक्षण, और जब माना जा रहा है कि अब जो है लोगों को और ज़्यादा जल्दी ठीक करा जाएगा। अगर हरियाणा में इसको लेकर आते हैं या फिर हरियाणा सरकार जो है इसको अपनाती है तो क्या लगता है कि इसको कितना इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? और ऑलरेडी हरियाणा में भी PGIMS रोहतक ने और PGIMS और आपका खानपुर ने ऑलरेडी प्लाज्मा थेरेपी के बारे में अपना केस बनाकर अप्रूवल के लिए भेज दिया है। अगर प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत कहाँ पे आती है, एक्चुअली प्लाज्मा थेरेपी को गाइडलाइंस ये हैं कि जब पेशेंट वेंटिलेटर पे हो और उसको आवश्यकता है उसी समय उसको प्लाज्मा थेरेपी देंगे। लकीली हमारे जो प्रांत में अभी जो 93 केसेस बचे हैं जो एक्टिव हैं, उनमें से ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी देने की स्थिति में
मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हरियाणा के पास है। और गुड़गांव में तो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी इस स्थिति में हैं कि अगर प्लाज्मा थेरेपी देने की आवश्यकता हुई तो ये फैसिलिटी हमारे यहाँ पे ऑलरेडी उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, और इस पर किस तरह से वैक्सीन जो है और तैयार की जा सकती है? जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उनको लेकर लगातार जो है तमाम कोशिशें की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है, लेकिन ये भी मानना होगा कि जब तक वैक्सीन इसकी नहीं आएगी तब तक शायद कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगाई जा सकती है। देखिए, वैक्सीन जो है, वैक्सीन का मतलब ये हो गया कि अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो क्या आप 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाएंगे? और उसको लगाने के लिए कितना समय चाहिएगा, कितने साधन चाहिएंगे, कितने संसाधन चाहिएंगे? तो इसलिए जो हिंदुस्तान ने जो पॉलिसी अख्तियार की है, सोशल डिस्टेंसिंग का किया, अर्ली लॉकडाउन का किया, तो धीरे धीरे ये संक्रमण जो है वो देश से वैसे ही विनिष्ट हो जाएगा। और कुछ स्टडीज ऐसी भी आई है कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण भी कुछ फायदा हिंदुस्तान को मिलेगा। और जहां तक ये वैक्सीन तैयार करने की बात है, अपने देश भारत सहित कई एजेंसीज जो हैं इस पर वर्कअप कर रही हैं, कई लैब्स, फार्मा कंपनीज इस पर वर्कअप कर रही हैं। और ये मोस्ट प्रोबेबली इस साल के अंत में या जो जनवरी फरवरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो 2021 तक ही ये वैक्सीन आ पाएगी। लेकिन हमें 130 करोड़ की पॉपुलेशन होने के नाते, जैसा आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, और मास्क, हैंड वॉश, हाथ धोना, इन सारी चीजों को हमने जो है वो अपनाना है, जीवन का एक माध्यम बना देना है। वैक्सीन अगर आती है तो एक एडिशनल चीज हमारे पास उपलब्ध होगी, लेकिन हमें उससे बगैर वैक्सीन के भी इस पर जो कंट्रोल पाना है देश को। और उसके लिए जो स्ट्रेटेजी भारत सरकार ने बनाई है वो सफल होगी। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हिंदुस्तान में ये जो कैंपेन है कोरोना के अगेंस्ट, ये पब्लिक मोटिवेटेड है, इसमें पब्लिक सहयोगी है, मेजर पार्टनर है। अगर वो इसी तरीके से समझदारी से काम लेती रही और जो बाकी लोग बचे हुए हैं जो आनाकानी भी कर रहे हैं उनको भी मोटिवेट करके अगर इसी धारा में लेकर आएंगे तो पूर्णतः हम संसार के इस बहुत महा बीमारी में एक एग्जाम्पल के रूप में उभर कर आएंगे। चलिए, तो हमारे साथ इस वक्त एक और गेस्ट हमारे स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा है, एमडी आयुर्वेदा से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी पीएम मोदी को मैं सुन रहा था मन की बात में, उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से एलोपैथिक तो आजमा ही रहे हैं, साथ ही होम्योपैथी और आयुर्वेदा का भी कोरोना को लेकर भी एक जो है असर सामने दिखता है, जैसे कि गर्म पानी भी पीना है और काढ़ा बनाना है। आप इसको किस नजर से देखते हैं? आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, कितना ही कारगर साबित हो सकता है? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आज सभी चिकित्सा पद्धतियां, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथिक को भी जो है इस महामारी से निपटने के लिए जो है वो मुख्य धारा में लाया जा रहा है। और मैं फिर से एक अपने दर्शकों को हरियाणा न्यूज के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज ये जो संकट है ये कुछ दिनों का संकट नहीं है, ये कुछ महीने चल सकता है, साल भर तक भी चल सकता है। तो हमें जो है 4 लेवल पे काम करना है। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते बहुत क्लियरली आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको जो है जो डायरेक्ट हमारे बचाव के जो एक तरह से साधन है, माध्यम है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसमें जो है मास्क लगाना है, जिसमें हमें कैप और ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, बार बार साबुन से हाथ धोना है, हाइजीन मेंटेन करना है, ये सब वो चीजें जो है हमको अपनी आदतों में, अपने जीवन की जो एक तरह से पद्धति है उसमें ही शामिल करना होगा। नंबर 2, हम कह सकते हैं कि हमें हमारी इम्यूनिटी, देखिए आज के टाइम पे बिल्कुल एकदम स्पष्ट है कि जो लोग भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, चाहे वो उम्र की वजह से, बड़ी उम्र वाले लोग, या किसी बीमारी के कारण, जैसे हमने कहा कि अनकंट्रोल्ड शुगर के पेशेंट है,
ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, HIV के पेशेंट हैं, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं, तो ये लोग जो है ये कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं इस वायरस से। और युवा जो है उससे अफेक्टेड तो हो रहा है, संक्रमित तो हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा 10-15 दिन में जो है इवन विदाउट मेडिसिन ठीक होके जो है घर वापस आ जा रहा है। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करना है, और इम्यूनिटी अच्छी जो होती है वो हमारी होती है 2 चीजों से, हमारा अच्छा खान पान, हमारी अच्छी जीवन शैली। तो हमारे खान पान की हम बात करें तो आज के टाइम की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि घर का बना हुआ ताजा सुपाच्य गर्म खाना हमें खाना चाहिए, हमें गरिष्ठ चीजों का एक तरह से अवॉइड करना चाहिए। जीवन शैली हमारी जो है बहुत ही अनुशासित होनी चाहिए, हम टाइम से सोएं, टाइम से उठें, पूरी नींद लें, तनाव रहित हमारी जीवन शैली हो, व्यायाम यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज जो है हमारे लाइफ का पार्ट बन जाना चाहिए, प्राणायाम यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हमारे जीवन पद्धति का पार्ट बन जाना चाहिए। एंड इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आयुर्वेद का अपना एक बहुत बड़ा रोल है कि आप रसायन औषधियां, जिनको हम लोग बोलते हैं कि सीधे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली हमारे एक तरह से रसायन द्रव्य, रसायन से मतलब जो है आयुर्वेद में किसी केमिकल से नहीं है, बल्कि वो जड़ी बूटियां जो सीधे जाकर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। अब इसमें मैं नाम लेना चाहूंगा आंवले का। आंवला जो है नंबर 1 पे आता है। देखिए, आंवला विटामिन सी का बहुत रिच सोर्स है। संतरा और मौसमी और नींबू से लगभग 10 गुना अधिक विटामिन सी जो है आंवले में होता है, और आंवले का विटामिन सी क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा होता है। तो आंवले का जैसे भी हो सके आप प्रयोग करें। हमारे आयुष मंत्रालय ने कहा है कि आंवले जो मुख्य घटक है च्यवनप्राश का, उसका रोज 1 चम्मच आप सेवन करें। किसी भी रूप में विटामिन सी का सेवन करें। साथ में मुनक्का जो ब्लैक रेजिन है वो बहुत अच्छा होता है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और सुपाच्य है। तो 4 दाना मुनक्का आप सुबह शाम जो है वो गर्म एक तरह से दूध में उबाल करके ले सकते हैं, पानी में भिगो करके ले सकते हैं। ऐसे ही फिर तीसरे नंबर पे आता है कि जब प्रारंभिक अवस्था है, एक तरह से मैंने एक अभी वीडियो जारी किया था जिसमें बोला था कि हम सबको अगर इस महामारी से बाहर निकलना है तो सबसे पहले यह मानना पड़ेगा कि हमारे सामने वाला भी कोरोना का पेशेंट है और हम भी कोरोना का पेशेंट हैं। वो इसलिए कि हमें इतनी एहतियात बरतनी है कि आप सामने वाले को कोरोना का पेशेंट मानेंगे तो आप मास्क भी लगाएंगे, आप दूरी भी मेंटेन करेंगे, आप उससे बात करने के बाद साबुन से हाथ भी धोएंगे, और साथ में प्रारंभिक अवस्था जो है उससे बाहर निकलने के लिए आप विश्वास कीजिए, गर्म पानी का पीना आपके लिए एक औषधि की तरह काम करेगा। आज जब ICMR ये बता रही है कि लगभग 70 से 80% पेशेंट जिनमें कोविड-19 पॉजिटिव आया है वो एसिम्प्टोमेटिक है, उनमें कोई लक्षण नहीं है, तो ऐसे में ये बड़ा मुश्किल है ये कह पाना कि सामने वाला बंदा कोरोना का पेशेंट है कि नहीं, क्योंकि आपको तो वो खेलता हंसता नजर आ रहा है। तो ऐसे में आप जान लीजिए कि आपको भी कोरोना हो सकता है, और आप अगर गर्म पानी पीते हैं तो वायरस अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी बॉडी में एंटर कर चुका है, अपने इंक्यूबेशन पीरियड में है। इंक्यूबेशन पीरियड से मतलब वो है कि वो अभी अपना मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, अपनी संख्या को इतना बढ़ा रहा है कि वो आपके ऊपर अटैक कर सके, तो उसे इतनी संख्या बनने से पहले ही आप मार सकते हैं बहुत सरल चीजों से, जिसमें नंबर 1 पे आता है गर्म पानी पीना। जो गर्म पानी है वो वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोक सकता है, वायरस की ग्रोथ को रोक सकता है। तो आप गर्म पानी दिन में 2-3 बार चाय जितना गर्म पानी जरूर पिए। साथ में मैंने कहा आप काली मिर्च 2 दाने लेके मुंह में डाल लें, जितना मैक्सिमम चूस सकते हैं चूसें, फिर फेंक दें। लौंग 1 मुंह में डाल करके चूसें, अजवाइन और सेंधा नमक मुंह में डाल करके चूसें। ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। हल्दी और सेंधा नमक दोनों गर्म पानी में डाल करके दिन में कम से कम 1 बार गरारे जरूर करें। यही हल्दी और नमक जो है वो गर्म पानी में डालकर आप भाप लें। फिर हमने 11 चीजों का एक बहुत ही स्टैंडर्ड एक हमने मिक्सचर तैयार किया जो काढ़ा बना करके आपको पीना है। इन 11 के 11 द्रव्यों को मैं फिर से नाम ले देता हूं। इसमें है अदरक, काली मिर्च, पिपली, लौंग, इलायची, दालचीनी, हल्दी, दारू हरिद्रा, मुलैठी, गिलोय और तुलसी। ये 11 चीजें जो हैं बड़ी आदर्श हैं, इनका रेशियो में मैं जरूर मेंशन करूंगा। एंड उसके बाद इसमें से जो आपको 11 में से 5 मिलती हैं, 6 मिलती हैं, 7 मिलती हैं, उनको आप 1 कप पानी में डाल करके उबालिए और 2-4 मिनट अच्छे से उबल जाए, छान करके उसमें मीठा करने के लिए गुड़ मिलाइए और पीजिए। ये जान लीजिए, अगर आपको प्रारंभिक अवस्था ऑफ कोविड है तो मेरा आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते कहना यह है कि काफी कुछ संभावना है कि आप पहली स्टेज पे वायरस को रोक देंगे। एंड उसके बाद लास्ट आता है, अगर आपको फ्लू के सिम्टम आ गए, सिम्टम का मतलब है आपको खांसी है, जुकाम है, गले में दर्द है, सांस लेने में दिक्कत है, तो आप इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका चेकअप हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको पहले दिन से आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलकर के देखिए। फिर मैं बता रहा हूं,
अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जितने भी कोल्ड कफ होते हैं उसको एलोपैथिक डॉक्टर भी 90% कोल्ड कफ में मान के चलते हैं कि ये जो है कारण इसका वायरस होता है, और लेकिन वो ये मानते हैं कि ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। अगर आप अपने घर पे रहेंगे तो 5 दिन में आपका अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अब जो समय चल रहा है उसमें हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि हम 5 दिन 6 दिन तक वेट करें। हमें पहले दिन से वो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो प्रूवन एंटीवायरल है उनका प्रयोग करके किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की मदद से, जिसमें त्रिभुवन कीर्ति रस, महालक्ष्मी विलास रस, मां सुदर्शन गणवटी, नारदीय लक्ष्मी विलास रस, ये सब बहुत अच्छी मेडिसिन है। विश्वास कीजिए ये प्रूवन एंटीवायरल, इनका अगर हम प्रयोग करते हैं तो आप पहले दूसरे दिन ही वायरस को, चाहे वो कोरोना का वायरस है, चाहे वो राइनो वायरस है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा वायरस है, कोई भी वायरस है उसे आप मार सकते हैं। मुझे लगता है अगर इस प्रोटोकॉल को, जिसमें 4 स्टेप्स हैं, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो शायद इस महामारी से ना केवल हम निकलेंगे बल्कि जो है पूरे विश्व में जो है आयुर्वेद जो है एक माध्यम बन सकता है इस महामारी से निपटने के लिए। तो डॉक्टर साहब, ये मान लिया जाए कि जिस तरह से लॉकडाउन का पालन करना है, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, जो है हैंड ग्लव्स यूज करना है, फेस मास्क जो है यूज करना है, और जब तक हमारे जो डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, वो लोग इसका एंटीडोट बना रहे हैं, तब तक ये मान लिया जाए कि आयुर्वेद एक जो है रामबाण की तरह काम करेगा इस दौरान पे। देखिए, मैं एक चीज और यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। आप अक्सर देखते होंगे कि ये कहा जा रहा है कि इसका एंटीडोट एक तैयार होगा, एक वैक्सीन तैयार होगी, लेकिन अभी ना हम बहुत एकदम प्राइमरी स्टेज पे हैं। हमें नहीं मालूम कि आज जो जिस कोरोना के वेरिएंट के अगेंस्ट हम वैक्सीन तैयार करते हैं, वो ये कोरोना वायरस की एक टेंडेंसी होती है कि वो लगातार अपनी शेप चेंज करता है, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है, एंड जैसे ही स्ट्रक्चर को चेंज करता है वो वैक्सीन उस पर कारगर नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें इन जनरल किसी भी सर्दी के मौसम में हम देखते हैं हमारे बच्चे को कोल्ड होता है, अब और ये भी जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं जो है कोल्ड वायरल ओरिजिन का है। अब वो ठीक हुआ तो इसका मोटा मोटा मतलब है कि उस वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बना दी होंगी, उसका एंटीडोट बॉडी में तैयार हो गया होगा, लेकिन वही हमारा बच्चा 15 दिन बाद फिर से बीमार पड़ जाता है। कारण क्या होता है कि कोल्ड को फैलाने वाले जितने वायरसेज हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में, उनके शेप स्ट्रक्चर चेंज होते रहते हैं। ये एक्चुअली कोरोना हम पे इसलिए घातक पड़ा क्योंकि नॉर्मल जो वायरस होता है कोल्ड का, उससे इसका स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट है, इसलिए ये हमारे लिए काफी मारक सिद्ध हो रहा है। अदरवाइज हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि एक वैक्सीन अगर कोरोना के लिए तैयार होती है तो वो कोरोना के दूसरे वेरिएंट के लिए जो है वो भी कारगर होगी। तो मुझे लगता है कि वैक्सीन की खोज, देखिए विज्ञान है वो करेगा, अपना काम करेगा, और जरूरत भी है, अलग अलग जो पद्धतियां काम करते हैं करेंगे, लेकिन इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि दूर तक हमारा साथ दे सकती है। तो हमें इम्यूनिटी एंड जो ये जो कफ एटिकेट्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, कोल्ड वाले पेशेंट को अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि घर में भी अगर आपको कोल्ड कफ है, आपको मतलब नहीं कोरोना का है कि इन्फ्लुएंजा का है कि राइनो वायरस है, व्हाटएवर, आपको मास्क लगाना, ये देखिए ये अब अपनी आदत में शामिल करना पड़ेगा, और इसको जितना हम अपनाते जाएंगे मुझे लगता है कि उतना हम बचे रहेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, पंकज वत्स जी भी हमारे साथ हैं, आप लोगों से तमाम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद में कोरोना से जुड़े मुद्दों पर और किस तरह से इनसे बचा जा सकता है, क्या हम लोग जो है इस टाइम पे किस तरह से तमाम जो कोशिशें कर रहे हैं वो कर सकते हैं, उसके लिए उससे पहले फिलहाल छोटा सा वक्त हो चला, उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और आपको वो तमाम जानकारी देंगे जो कोरोना वायरस के जो इस दौरान चल रहा है उसमें आप कैसे बच सके और क्या इस्तेमाल करें, क्या ना कर सके। डॉक्टर पंकज वत्स, मैं आपसे अब सवाल लेना चाहूंगा कि देखिए जो कोरोना का जो माहौल है, ठीक है, मेडिसिन तैयार हो रही है, डॉक्टर साहब ने बताया कि आयुर्वेदा भी ठीक है, लेकिन जो अभी जो हालात हैं, जैसे मास्क वगैरह यूज करते हैं, तो किस तरह के हम लोग मास्क यूज करें, क्योंकि देखिए मार्केट में कितने मास्क आते हैं, हर तरह की क्वांटिटी है, और 92 जो मास्क आ रहा है वो कितना कारगर साबित है और दूसरे मास्क कितने कारगर साबित रहेंगे, उनको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है? देखिए, अभी जो हम मास्क रिकमेंड कर रहे हैं वो आम पब्लिक के लिए होम मेड मास्क, यानी घर में बनाए हुए ही मास्क, साधारण सिंपल कॉटन में बने हुए मास्क, उन्हीं का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने तो आपको ये कहा कि जो पुरानी हमारी सभ्यता थी कि हम गमछा रखते थे, तो यानी आपको अपना आँख, मुंह और ये ढकना है, नाक और मुंह, तो आप गमछे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब गमछा तो बना बनाया आता है, सबके पास उपलब्ध होता है, यूजली हमारी कल्चर में ऐसी और अभी मिल जाएंगे। तो आप हैंडमेड मास्क, घर में बने हुए मास्क
उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो H1 और जो बाकी सर्जिकल मास्क है वो मेडिकल पर्सन्स के लिए, या जो बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट में पेशेंट्स के आ रहे हैं, या जिनके घर में ऑलरेडी संक्रमित व्यक्ति है, क्वारंटाइन में, होम क्वारंटाइन में है, या उनके लुक आफ्टर में कोई रिलेटिव्स लगे हुए हैं, केवल उन्हीं के लिए हम रिकमेंड कर रहे हैं सर्जिकल मास्क या H1 मास्क जो है। लेकिन आम व्यक्ति के लिए हम जो मास्क है वो घर में बना हुआ कॉटन के कपड़े से बना हुआ मास्क ही रिकमेंड कर रहे हैं। गमछा है तो गमछा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो रुमाल है, अगर रुमाल में आप रुमाल बिछाइएगा, उसके अंदर टिश्यू पेपर लगाइएगा, और वो आप जो त्रिकोण बना के उसका जब आप मास्क लगाते हैं वो भी काफ़ी कारगर इसमें रहता है। आप उसमें से खोल के उसको बदल भी सकते हैं समय समय पर। और लेकिन ये ध्यान रहे कि जब भी आप होममेड मास्क रखें तो उसको समय समय पर धोते रहें। मतलब दिन में 2-3 बार आप घर में बना हुआ मास्क, अलग अलग मास्क, धुले हुए मास्क इस्तेमाल करें। एक ही मास्क को ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर साहब, ऐसा भी कुछ है कि जो एक नॉर्मल पर्सन जो होता है उसके लिए मास्क अलग हो, और जो जैसे दमा के मरीज होते हैं जिन्हें सांस लेने प्रॉब्लम होती है उनके लिए मास्क अलग हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमने कॉटन का क्यों कहा, जैसे मान लो घर में बनियान बनी होती है पुरानी, ठीक है, या पुराने कॉटन के कपड़े हैं, आप उनको काट के इनसे भी बनवा सकते हैं। उसमें से एयर पास होनी चाहिए, लेकिन साथ में जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं या वायरस है वो उसमें से पास नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि मास्क को आपने फ्रीक्वेंटली बदलते रहना है। 3-4 घंटे के बाद, या बाहर जा रहे हैं तो आप, या किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल करें, और उसको फिर बीच बीच में धोते रहें। ये हम रिकमेंड कर रहे हैं। सांस वाले मरीज के लिए, बाकी मरीज के लिए कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अरोड़ा साहब, मैं आपसे भी यही पूछूंगा कि जो मास्क को लेकर है वो किस तरह का मास्क यूज़ करा जाए? अगर आयुर्वेद के जो तरीके से बताते हैं, कुछ घर का बना हुआ या फिर मार्केट का ही ज़रूरी है, किस तरह के मास्क हम लोग यूज़ कर सकते हैं? देखिए, डॉक्टर पंकज वत्स ने बहुत ही क्लियरली बताया कि जो लोग घर पे हैं या इन जनरल जिनको संक्रमण आसपास नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल घर का, जैसे बताया कि कोई भी कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं। कॉटन का होगा तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक आयुर्वेद की थ्योरी में देना चाहूँगा। हमारे यहाँ प्रतिमर्श नस से एक कल्पना की गई है कि जिसमें जो है हमें सरसों का तेल जो है उसे तैयार करने का तरीका भी बहुत आसान है कि लगभग आधा लीटर सरसों के तेल में आपको एक पत्ता डालना है, चाहे वो आप पीपल का पत्ता डाल लें, चाहे आम का पत्ता डाल लें, या पान का पत्ता डाल लें। ये डाल करके आपको हरे पत्ते को इतना उबालना है कि वो फ्राई हो जाए, एंड फिर वो तेल आपका तैयार हो गया। छान करके उसको ठंडा करके बोतल में डाल के रख दें। और जब भी आप जो है, वैसे तो दिन में 2-3 बार नाक में तेल लगाना उंगली की मदद से जो है आप लगा लें, कोई नुकसान नहीं है। पहले तो हमारे बड़े लोग जो है नाक में तेल लगाते ही लगाते थे। तो ये जो तेल है, ये कहा गया है कि जब भी प्रतिमर्श नस से, इसे आयुर्वेद में बोला गया है कि जब भी व्यक्ति बाहर जाए तो बाहर जो दूषित वायु है, धूल है, या संक्रमित जो भी एटमॉस्फेयर है, उससे बचने के लिए, क्योंकि देखिए पहले के जो हमारे ऋषि मुनि थे उनको भी मालूम था कि बाहर एनवायरनमेंट में इस तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं, चाहे वो विषाणु हो, कीटाणु हो, जो हमारी नाक के रास्ते से, हमारे मुंह के रास्ते से ही बॉडी में प्रवेश करते हैं। तो उनने को ये था कि वो आप तेल का कुल्ला करके बाहर जाएं, आप जो है एक तरह से नाक में तेल लगा कर जाएं। तो ये नाक की जो तेल लगाने की जो एक तरह से परिपाटी थी, वो एक बैरियर का काम करती थी। एक ऑयल की जो लेयर बनती थी पतली, वो ऐसा बैरियर का काम करती थी कि अगर अनफॉर्चुनेटली एक थूक की बूंद जिसमें वायरस है वो आपकी नाक में पड़ती है। अब आप इमेजिन कीजिए कि नाक की जो हमारी एक म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इन जनरल गीली होती है। अगर गीली के ऊपर अगर थूक की गीली बूंद पड़ेगा तो उसमें मिक्स हो जाएगा, उस वायरस को एक लिविंग सेल आराम से मिल जाएगा उसको अपने ग्रोथ को करने के लिए। एंड अगर जो है वहां तेल की बूंद बीच में होगी तो तेल के ऊपर जब पानी पड़ता है तो देखिए वो उसे तेल को क्रॉस नहीं कर सकता। तो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने सोचा होगा। तो मुझे लगता है कि मास्क का इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आपको दोहरी एक तरह से सुरक्षा चाहिए तो आप नाक में तेल भी लगाइए, और साथ में जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं कि आप जो लोग संक्रमित रोगी के आसपास घूम रहे हैं वो सर्जिकल मास्क का प्रयोग करें, N95 मास्क का प्रयोग करें। अदरवाइज जो है, जो अंगोछा है या किसी तरह का कपड़ा है वो लगाएं, लेकिन सावधानी रखें कि उस कपड़े को जो है वो धोते रहें,
गंदा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें इतनी धूल चली जाए कि वो नाक के रास्ते और आप संक्रमित हो जाए। तो सफाई का ध्यान रखें, घर का बना मास्क इस्तेमाल करें, तेल भी अगर लगाते हैं तो ये दोहरी सुरक्षा हो सकती है। अरोड़ा साहब, एक सवाल और लेना चाहूंगा। पीएम मोदी ने आज जिक्र करा कि जिस तरह से देश ने पूरे जो विश्व है उसने योग को जो है महत्व दिया है, उसी तरह से जो है हमें जो अपनी पुरानी जो परंपराएं हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं आयुर्वेद में कितने अच्छे अच्छे तरीके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो यूथ है वो इन चीजों से शायद थोड़ा सा अलग रहना चाहता है। उसे अभी भी लगता है कि ठीक है आप इंस्टेंट तरीका अपनाइए, आप एलोपैथी पे जाइए, कौन जो है इतने तमाम तरीके करेगा। उन्हें शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन चीजों ये चीज कारगर नहीं है। आप उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सुनिए, मैं ये कहता हूं कि आज जब महामारी फैली, पैंडेमिक फैला, जनपदों ध्वंस हुआ, तो आज हमारी पुरानी नमस्ते जी काम आ रही है। आज वो जो हैंडशेक करके हग करना, जो गले मिलने वाला कल्चर, वेस्टर्न कल्चर है, वो कहां गया? तो आज तो सबको पसंद आ रहा है कि नमस्ते करें, दूर से खड़े होकर बात करें। और दूसरा जो ये कहा जाता था कि चप्पल जूते जो है वो बाहर रख के उसका घर में प्रवेश करें, ये किसने कहा? ये भी हमारी भारतीय सभ्यता में था। नहीं तो अंग्रेज तो जो है वो चप्पल जूते पहन करके जो है किचन में जाते थे, लेकिन हम उनकी नकल करके आप किचन में जाने लगे थे अपने चप्पल जूते लेकर के। तो ये जो साफ सफाई, यही किसने कहा? हमारी सभ्यता ने कहा। उसके बाद फिर ये कि हाँ, बाहर मुंह ढक करके जाना, सिर ढक करके जाना, ये आज ये जो कहा जा रहा है मास्क का प्रयोग, ये भी किसने कहा? ये हमारी सभ्यता ने कहा। तो कहीं ना कहीं देखिए, फिर से मैं कहना चाहता हूं कि हमें ऐसा मॉडर्न नहीं बनना है जो हमारी जान पे ही बनाए। तो इसलिए हमें अपनी जो सभ्यताओं की चीजें हैं कि ताजा बना खाना है, घर का खाना खाना है, व्यायाम रोज करने हैं, प्राणायाम करना है, मानसिक तनाव नहीं रखना है। देखिए छुआछूत, मैं यहां पे आज देखिए बहुत बड़ा टॉपिक मेरे मुंह से निकल रहा है, शायद इसको लोग समझ सकें। हमारे जो पुरानी चीजें हैं उसका मुझे लगता है मिस इंटरप्रिटेशन हुआ, उसकी गलत व्याख्या हुई है। कहीं ना कहीं जैसे कहा जाता था कि छुआछूत, छुआछूत लोग जो है, पहले के लोग छुआछूत को प्रमोट करते थे। अरे छुआछूत वो वैसा नहीं था जैसे आज हम कहते हैं कि भाई बाहर का जो व्यक्ति है या जो गंदा काम करता है, मांस का काम करता है या मैला ढोने का काम करता है, सफाई कर्मचारी है, जब तक वो स्नान ना कर ले, जब तक वो स्वच्छ ना हो जाए, तब तक आप उसे ना छुएं। तो उसको जो है ये कह दिया गया कि साहब ये पुराने लोग जो हैं, जो लोग हैं पढ़े लिखे, वो छुआछूत फैलाते थे। छुआछूत नहीं, उनका मतलब ये था कि आपने जो कोई भी इस तरह के काम में इन्वॉल्व है उस समय उस व्यक्ति को नहीं छूना है। तो स्वच्छता पे जोर था, जो आज फिर से वही स्वच्छता पे जोर दिया जा रहा है। आज जब हम किसी रेडी वाले से नारियल पानी पीने के लिए रुकते हैं तो हमारी भरकस कोशिश होती है कि उसका हाथ हमारे हाथ को टच ना करे। तो आज मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है इस चीज के लिए, और कल मुझे कहा जाता था कि साहब ये छुआछूत फैला रहा है, उसका भैया हाथ मत लगाना। मतलब क्योंकि वो बाहर खुले में खड़ा हुआ है, इसलिए मुझे यह शंका है कि हो सकता है उसका हाथ कहीं ना कहीं उस पर दूषित वायु हो, धूल हो, तो आज मैं उससे बच रहा हूं। तो इसलिए देखिए, पुराने जो हमारा विज्ञान है उसका मिस इंटरप्रिटेशन जो पहले बीच में किया गया किसी भी कारण से, अब वो फिर से रिवाइज होना चाहिए। उसमें एक एक बात अति वैज्ञानिक है, उसको सही तरीके से समझ करके हमें उसको अपनाना चाहिए। कहीं कोई छुआछूत नहीं था, कहीं पे कोई वर्ण विभेदन नहीं था। अगर हम सही खुले दिमाग से पुरानी बातों को एक्सेप्ट करेंगे तो हमें लगेगा कि वो बातें आज से कहीं ज्यादा अधिक वैज्ञानिक थी। चलिए अरोड़ा साहब, आपने वो तमाम जानकारियां हमें दी है जो हमारे घर में ही मौजूद है, और हम आसपास में उस चीज को अगर फॉलो करें तो हमें शायद बीमारी छू भी नहीं सकती, दवाई की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन डॉक्टर साहब पंकज वत्स से मैं बात करना चाहूंगा कि अब जो है प्रदेश में जिस तरह से बात करें, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक ना एक मामला डेली सामने आ रहा है। अब इसकी रोकथाम के लिए हम आगे और क्या कर सकते हैं? सरकार क्या चीजें अपना सकती है कि जो इनकी जो लगाम है इस पर लगाई जा सके? देखिए, हरियाणा सरकार और जो हरियाणा की जनता है वो सही दिशा में काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ पे अभी अपने यहाँ पे सही से काम चल रहा है। अब इस वक्त चिंता दो हैं, एक दिल्ली के नज़दीक होना और वहाँ से हरियाणा वासियों का आना जाना, निरंतर टच में रहना। पूरे प्रदेश में वहाँ पर कोई भी घटना घटती है तो उस पर प्रभाव डालने की क्षमता है। और दूसरा ये, जब ये लॉकडाउन 3 तारीख को खुलेगा या उससे पहले जो रिलैक्सेशन दी जा रही है उसके प्रति लोगों का बर्ताव कैसा रहेगा। जैसे मान लो कहीं पे दुकानें खुलने की बात की जा रही है, अगर किसी इस तरह की दुकानें खुली और लोगों ने वहाँ पे भीड़ बनाई, फिर इस तरह के काम किए, इकट्ठा हुए, उसका उस रिलैक्सेशन का मिसयूज किया, तो चिंता का विषय है। अन्यथा हरियाणा सही दिशा में जा रहा है। ऐसे ही पूरे देश को भी सही दिशा में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी स्टेट में अगर स्थिति बिगड़ती है तो वहाँ से उसका पूरे देश में फैलना कोई मुश्किल काम नहीं है।
डॉक्टर साहब, इसमें आपने वहाँ पर बिल्कुल भी एकदम और सही संयम बात की कही है। मेरा आवश्यकता सवाल है। जो है आपसे यही होने वाला था कि जिस तरह से कल जो है काफी जगहों पे रिलैक्सेशन दी गई है, तमाम दुकानें जो है खोलने के आदेश दिए गए और उसके बाद ही महज 24 घंटे के अंदर ही ऐसा होता है कि जो आंकड़े हैं वो 1500 से ज्यादा एक बार में निकलकर सामने आते हैं। यानी कि देखा जाए तो अभी तक का सबसे जो बड़ा जो ये था निकलकर सामने आया कि 1600 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मामले इस तरह के सामने आए तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार को अभी और जो है सख्ती बरतनी चाहिए और जो है इन चीजों पे ढील ना देनी चाहिए। नहीं, ढील देने में कोई दिक्कत नहीं है। ढील तो धीरे धीरे देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने लॉकडाउन को खत्म भी करना है। लेकिन ढील देने में जो लोग उस ढील का मिसयूज ना करें। मान लो सपोज दुकानें खोली है, तो दुकानें इसलिए खोली गई हैं ताकि लोगों को सुविधा मिले, लोगों का व्यापार बढ़े। अब क्या है कि दुकान खोलने वाले को पहले सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, उसके पास जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनको पूरी तरह से एजुकेट करना पड़ेगा, और साथ में वहाँ पे जो ग्राहक जाएंगे उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। ऐसा नहीं कि दुकान खुली और वहाँ पे सैकड़ों लोग जाकर भीड़ बनाकर खड़े हो गए। तो ये संयम जो है वो हमें बरतना पड़ेगा। ये जो दुकानें खोलने का जो डिसीजन लिया गया है वो इसीलिए किया गया है ताकि स्थिति पर वॉच की जा सके और सोशल बिहेवियर क्या रहने वाला है इसके बारे में और जानकारी मिल सके। इसके लिए ये रिलैक्सेशन दी जा रही है कुछ एरियाज में, लिमिटेड एरियाज में, और अगर लोगों ने संयम बरता तो बाकी जगह पर भी ये रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसलिए रिलैक्सेशन देना गलत नहीं है, लोगों को उसको सही से इस्तेमाल करना, उसका मिसयूज ना करना, अपने आप को बचाए रखना, और जो नियम हमने बताया सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का बाहर जरूरत के मुताबिक ही जाएं, बगैर जरूरत के ना जाएं, ये इन सब बातों का ध्यान रखना कंटिन्यू करना पड़ेगा। चलिए वत्स साहब, मैं अरोड़ा साहब से इसी पे सवाल चाहूंगा। अरोड़ा साहब, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर? पूरा देखिए, लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ लेना चाहिए कि ये जो रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ये रिलैक्सेशन हमारी मजबूती नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। क्योंकि ये लॉकडाउन का बहुत लंबा खिंचना जो है वो अलग अलग तरह से हमें नुकसान पहुंचा रहा है। उस चीज को लोगों को समझना चाहिए और ये मानते हुए कि ये कोई बहुत ऐसा नहीं कि अब छूट मिल गई तो बस अब शुरू हो गए, उसका बहुत भयानक परिणाम भी आ सकता है। तो इसलिए बहुत ही संयम बरतते हुए, बहुत ही अनुशासन के साथ, और घर से केवल अति आवश्यक हो तभी बाहर निकलें और पूरे एहतियात बरत करते बाहर निकलें। ये हमारा डॉक्टर्स का आप लोगों को बहुत ही क्लियर कट सजेशन है। ऐसा ना हो कि बाद में आप गवर्नमेंट का आरोपित करना शुरू कर दें कि साहब गवर्नमेंट ने खोला तब हम बाहर गए। गवर्नमेंट ने इसलिए खोला क्योंकि मजबूरी है। ये हमारी सफलता या मजबूती नहीं है कि अब हम इस कंडीशन में पहुंच गए कि हम खोल दें, क्योंकि अनेकों और बहुत सारे साइड इफेक्ट आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं घरों में पड़े हुए परेशान हो रहे हैं, मानसिक एक तरह से अवसाद की कंडीशन पैदा हो रही है। तो आपको बहुत सावधानी बरत करके, एक शब्द होता है मजबूती, एक शब्द होता है मजबूरी, तो ये मजबूती नहीं, ये मजबूरी का डिसीजन है। जी डॉक्टर साहब, आपने इसे एक तरह से मजबूरी का डिसीजन कहा, यानी सीधी के तौर पे बात है कि जब तक जनता जो है अपना सहयोग नहीं देगी तब तक लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं कारगर साबित होगा और ना ही कोरोना जो है पूरी तरह से खत्म होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि जैसे अनाज मंडियां भी कई खुली हैं, अभी मैं खबर भी पढ़ रहा था, तो कुछ अनाज मंडियां ऐसी भी है जहां पर दावे तो करे गए थे बड़े बड़े कि हमने पूरी तरह से तैयारी कर ली है, जब किसान गेहूं लेकर आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा, मास्क बांटे जाएंगे, सैनिटाइजर दिया जाएगा। लेकिन कई मंडियां अभी भी ऐसी है जहां पर मजदूरों को ट्रक में भरा जा रहा है, ना उनके पास हैंड सैनिटाइजर है, ना उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है, ना उनके पास में जो हैंड ग्लव्स है वो है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था दिखती है साहब। बिल्कुल, ये तो ऐसा हो गया कि जैसे प्लेइंग कार्ड्स ऑन सिटिंग ऑन द ज्वालामुखी। आज ज्वालामुखी में बैठ पे जो है वो ताश खेल रहे हैं, जब वो फटेगी तो आपका पता नहीं लगेगा कि आप कहां जाएंगे। इसी तरह की स्थिति आएगी। मेरे ख्याल से हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जो स्पेन है, जो इटली है, जो ब्रिटेन है, वहां की जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं वो हमसे सैकड़ों गुना अच्छी हैं। वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, हम हर जगह डेंसली पॉपुलेटेड है। ईश्वर ना करे अगर हमारे यहाँ कंडीशन खराब हुई, ये तो हमारी खुशकिस्मती है, या ये कहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक ऐसी अच्छी सोच कि उन्होंने जो भी एक्सपर्ट ने कहा उसको तुरंत मान करके जो है लॉकडाउन जारी कर दिया, सो दैट हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया संभालने का। अगर इस तरह की कंडीशन हम पहले देश होते या दूसरे देश होते तो आप कल्पना नहीं कर सकते थे। तो प्लीज इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। ये जनपदोध्वंस है, इसमें किसी तरह की रियायत नहीं है, इसमें पूरा जनपद भी खत्म हो जाता है, आप बहुत परेशान हो जाएंगे।
प्लीज 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 जो लोग समझदार हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो इस चीज को समझते हुए अपना जो भी काम है, मजदूर हैं, आपके वर्कर हैं, जो आपकी सर्विस क्लास है, उनको आप मास्क दीजिए। उनको आपकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, घर घर पुलिस निगरानी नहीं रख पाएगी, प्रशासन निगरानी नहीं रख पाएगा, आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है। हर व्यक्ति अगर इस चीज को जिम्मेदारी के रूप में लेगा तो हम इस संकट से लड़ पाएंगे, नहीं तो फिर जो है स्थिति कितनी खराब होगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। केवल दोषारोपण ही करते रह जाएंगे, कभी आप सरकार पे, कभी सरकार आप पे, लेकिन उससे कुछ नहीं बनना केवल ये बनना है कि हमें जो हमारे अपने बीच से अपने गायब होने शुरू हो जाएंगे। अवध साहब, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरह से प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है दिल्ली का कनेक्शन इसमें जुड़ता दिख रहा है कि जो मामले सामने आ रहे हैं वो दिल्ली से आना जाना उनका लगा रहता था। तो क्या ऐसे में जो रियायतें दी गई हैं कि दिल्ली से आने वालों को या फिर जो हरियाणा के लोग दिल्ली से आना जाना कर रहे हैं उन पर भी अभी लगाम लगाने की जरूरत है, यानी जो बॉर्डर है उन पर सख्ती बरती जानी चाहिए अभी भी? हमने ऑलरेडी इनको अपनी जो सीमाएं हैं उनको सील कर रखा है, लेकिन उसमें और ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। अब आप देखिएगा कि वहाँ से आपके जो एसेंशियल सामान जो है वो भी दिल्ली के थ्रू आ रहा है। अभी भी आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो सब्जी मंडी है वहाँ पर सारी चीज़ें आती है और वहाँ से एनसीआर के पूरे एरिया में जाती है। तो कुछ इस तरह की व्यवस्था भी की जानी चाहिए कि ये जो सामान है वो सीधे ही उन शहरों को पहुंचे वाया दिल्ली, कि इसके मूवमेंट्स कम हो। अब तो हरियाणा में कई सड़कें इस तरह की बन गई हैं जिनके कारण से दिल्ली को बाईपास किया जा सकता है। तो इसलिए जो सामान आ रहा है, सब्जियां आ रही हैं, कुछ और चीज़ें आ रही हैं, उनकी व्यवस्था इस तरीके से किया जाना चाहिए कि वो वाया दिल्ली ना आके विभिन्न स्थानों से सीधे सीधे प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचे। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल ये लेना चाहूंगा कि जो है आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरह से अभी सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करके रखा जाए और कैसे इसके जो है परिणाम जो पॉजिटिव आते जा रहे हैं उन पर लगाम लगाई जा सके? लोगों का क्या सहयोग इसमें हो सकता है? देखिए, मेरा तो सीधा सच्चा एक कहना है कि हर व्यक्ति अपने को कोरोना का पेशेंट समझे। अगर आप आज ये कहते हैं कि नहीं, हम इस तरह की नेगेटिविटी अपने अंदर डालने को तैयार नहीं है, तो दो बातें हैं कि आपका पहला मत कि हमें कोई लक्षण नहीं, हम क्यों माने। तो ये जान के चलिए कि ICMR जो है वो बोलता है 70 से 80% लोग जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि उनको कोरोना पॉजिटिव है फिर भी उनमें कोई लक्षण नहीं है। नंबर 2, अगर आप कहते हैं कि आपका कोई टेस्ट नहीं हुआ है, तो टेस्ट की बात यह है कि टेस्ट की ऑथेंटिसिटी आज तक भी सही से सिद्ध नहीं हो पा रही है। जो लोग पॉजिटिव हैं उनका नेगेटिव टेस्ट आ रहा है, जो लोग नेगेटिव हैं उनका पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है। और दूसरा, पूरे देश में हर जन का टेस्ट हो, यह भी इम्पॉसिबल टास्क है। आज हमारी सरकार 10-20 हजार टेस्ट रोज कर पा रही है। अगर हम टारगेट 1 लाख टेस्ट का भी रखते हैं तो 37 साल का समय लगेगा पूरे देश को टेस्ट करने में। और यह टेस्ट केवल एक बार, और जानते हैं एक एक व्यक्ति का अगर 4-4 बार टेस्ट करेंगे तो यह कितने साल हो जाएगा। तो टेस्ट पे डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को यह मान के चलना है कि मैं एक संभावित केस ऑफ कोरोना हूं, और आप ये मानेंगे तो सारे एहतियात आप अपने आप बरतना शुरू कर देंगे। आपको इस समय कहावत है ना, जो डर गया वो बच गया, तो उस कहावत को मानते हुए डर के रहना है, ये मान के कि मुझे भी कोरोना हो सकता है, मुझे भी कोरोना हो सकता है, बस यही बोलना है। और फिर आपको जो हमने सारे 4 स्टेप बताए हैं कि एहतियात भी बरतनी है, आप काली मिर्च भी चूसनी है, लौंग भी चूसना है, गर्म पानी भी पीना है, फिर हमारा विश्वास, फिर हमारा कॉन्फिडेंस आपके साथ है कि आप बचे रहेंगे। लेकिन आपको हमारा कहना तो मानना पड़ेगा। चलिए, अब वत्स साहब, आपसे एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगा कि जो है जिस तरह से जो मामले जो है सामने आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं सबसे पहला स्टेप शायद ये भी होना चाहिए कि लोगों की जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि अभी भी कई जगह है ऐसी जहां लोगों की जांच नहीं हो रही और ऐसी जगहों पे भी मामले उभर कर सामने आ रहे हैं। तो क्या कुछ इस पर आप कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक जो जांच के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो गाइडलाइंस यही हैं कि हम कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, और जहां पर पॉजिटिव केस आ जाता है उसके आसपास के 3 किलोमीटर एरिया को हम इमीडिएटली रेड जोन मानते हुए उसको एकदम से सीज कर देते हैं, और उसके आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया को हम बफर जोन मानकर कार्रवाई कर रहे हैं। उनमें जितने भी केसेस जहां भी हमें थोड़ी बहुत संभावना लगती है वहां पर ये सैंपलिंग हम कर रहे हैं। तो इसलिए अभी जो सैंपलिंग करने का जो नियम बने हुए हैं वो हरियाणा की स्थिति से और देश की स्थिति के अनुसार आंकड़े सही चल रहे हैं।
अब आप देखिएगा कि हरियाणा में भी जो है कल जो है परसों जो है वो करीबन 1800-1900 केसेस टेस्ट हुए। उसके बाद जो है अब कल भी 1500 केसेस टेस्ट हुए, यानी 1500 केसेस 1600 केसेस की एवरेज आ रही है, और जिसमें से केसेस 5 या 10 ही केसेस आ रहे हैं। इसका मतलब काफ़ी संख्या में जो जांच की जा रही है वो गिवन सर्कमस्टांसिस में ठीक से हो रही है। इसको ज़्यादा एक्सटेंसिव करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर मान लो हम कोई भी नए कदम उठाते हैं उस समय हमें इसको बढ़ाने की आवश्यकता जरूरत हो सकती है। आज जो टेस्टिंग हो रही है वो सही दिशा में जा रही है। बाकी जो बाहुल्य एरिया है जहाँ पर ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, वहाँ पे जरूर टेस्टिंग को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। चलिए बस साहब, हमारे पास थोड़ा समय की कमी है और आप दोनों का, मेहमानों का शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे हम लोग कोरोना के जो संकट काल में खुद को सुरक्षित घर पे रख सकते हैं, लॉकडाउन का पालन करना होगा, साथ ही मास्क का हमें हर जगह उपयोग करना है। पीएम मोदी ने भी कहा कि मास्क से बेहतर है कि वो गले में जो चेहरे पे गमछा डाले, और साथ ही आयुर्वेद को हम लोग प्रेफरेंस दें, क्योंकि जब तक कोरोना की दवाई नहीं बन पा रही तब तक गर्म पानी, काढ़ा और जो आयुर्वेदिक हमारी चीजें हैं वो हमारे लिए कारगर साबित होगी। फिलहाल इस समय इजाजत दीजिए, नमस्कार।